अस्सलाम वालेकुम। आज है 29 नवंबर 2022 और दिन है मंगल का। आज से चलते हैं। सबसे पहले तो चेन ऑफ कमान हुई है आज आर्मी चीफ़ की। आर्मी चीफ़ सैयद मुनीर शाह ने अपना ओहदा संभाल लिया और जो जादुई छड़ी जिसको बोला जाता था, ये छड़ी देते हुए जो कमान ऑफ जिसको स्टिक ऑफ कमान बोलते हैं, वो उनके हवाले की सुपुर्द की गई। और उसके बाद जनरल बाजवा का एक छोटा सा खिताब हुआ जिसमें उन्होंने जनरल डगलस मगराथा जनरल डगलस मगराथा का ज़िक्र किया और गुमनामी का ज़िक्र किया। गुमनामी तो नहीं, इसको तो देखें अब अगले आने वाले हालात क्या कहेंगे, क्योंकि जितने भी जनरल हमारे गए हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ली है वो इतना पॉपुलर नहीं रहे। उनके ऊपर बहुत सारे जो जैसे कह लें कि कहा जा रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ, याह्या खान, ज़िया और इसके अलावा अयूब खान, तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मतनाज़ा बने हुए हैं वो जनरल बाजवा साहब बने हुए हैं। और उनकी जो मेरे ख्याल से वो याह्या से भी आगे निकल जाएंगे इस मामले पे। तो अवाम इतनी जल्दी भूलती नहीं है, अवाम याद रखती है। और जितना इन्होंने जैसे 2019 में अप्रैल 19 में एक इंटरव्यू देते हुए सहाफ़ियों को कहा था कि मैं लानत भेजता हूँ एक्सटेंशन पे, मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। और उसके कुछ ही 4 महीने 6 महीने बाद ही इन्होंने एक्सटेंशन के लिए जैसे एक्सटेंशन लिया। और उस पर मजबूरी बताई गई कि जी इस वक्त इंडिया के साथ हमारे हालात बहुत कशीदा हैं। वो जो अगस्त 2019 में याद होगा आपको, जो कश्मीर में 370 लगाई गई थी, उस हवाले से और बड़ा उसको किया गया। तो ये जो एक्सटेंशन देने का इमरान खान का जो अमल था या फ़ैसला था, ये बहुत ही गैर मकबूल फ़ैसला था इमरान खान का। उसके बाद ये इससे जान छुड़ा सकते थे बहुत आराम से, जब ये कोर्ट में चैलेंज हो गया था, इसको चैलेंज हो गया था सरदार, आपको पता है चीफ जस्टिस खोसा साहब ने, आसिफ खोसा साहब ने इसको चैलेंज किया था। तो वहाँ पे भी इमरान खान इससे जान छुड़ा सकते थे, लेकिन वो कंटिन्यू हुआ और कंटिन्यू होके बहुत आगे जाके गैर मुतनाज़ा फ़ैसला बन गया। और फ़ौज में इतना बड़ा गैप भी एक तरह से समझ लें कि जो इनके 3 साल बाद रिटायर्ड होने पे जो जर्नल्स थे वो आर्मी चीफ बनते, वो उनको रिटायर्ड होना पड़ा और इनको लेके चलना पड़ा। आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी इस चीज़ की बता रही थी कि वो जैसे एक बॉडी लैंग्वेज जनरल की बता ही नहीं रही थी, सीधी सी बात है। उसके बाद अपना दूसरा उनके हवाले से बात करें कि उनकी जो उन्होंने ज़िक्र किया कि मैं गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाऊंगा। गुमनामी की ज़िंदगी में जनरल्स की तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो गुमनामी की ज़िंदगी में ना जाएं। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, परवेज़ मुशर्रफ 8 साल हुकूमत की, उसके बाद हुकूमत में आ गए थे हुकूमत की। उससे पहले जनरल याह्या के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है और इस तरह बाजवा के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म किया जाएगा। आपको याद होगा इमरान खान मीर जाफ़र का नाम लेते थे तो उनको काफ़ी लोग बोलते थे कि इस तरह ना करें, ये हमारे लिए एक बहुत काबिल है और इसको ओहदा बहुत काबिल है, इसको इस तरह से नाम ना लिया जाए। तो वो अभी देखिएगा कि कुछ अरसे बाद मीर जाफ़र को लोग भूल जाएंगे। इस तरह हवाले से एक ट्वीट भी आया जी, अपना असद उमर साहब का। उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा लीव्स बिहाइंड अ लेगेसी ऑफ अ पॉलिटिकल टर्मिनल एंड शेटेड इकॉनमी एंड वर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्चरिंग of the relation of trust between the army and citizen with this decision। कि उन्होंने अपने, इसका मतलब ये कि जी जनरल बाजवा अपने पीछे एक बड़ी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा बैगेज छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें क्योंकि इनके दौर में जो लास्ट 8 मंथ गुजरे हैं उसमें अवाम और फ़ौज के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया। उस गैप को दूर करना बहुत एक चैलेंज होगा नए आर्मी चीफ के लिए ख़ास तौर पे, और जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसको भी कवर करना पड़ेगा। उन्होंने एक और उर्दू में ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की अवलीन तरजीह कौम और फ़ौजी क़यादत के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता बहाल करना है, ना कि ताकि रिश्ता एक तरफ़ा हो सकता, ना कि रिश्ता एक तरफ़ा हो सकता है और ना ही
ताकत और जबर से हासिल किया जा सकता है। 8 माह के फैसलों ने इस रिश्ते को बुरी तरह ठेस पहुंचाई। मुल्क का दिफा करने वाली फ़ौज पर कौम आज भी नाज करती है। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये नए आर्मी चीफ़ को होंगे, क्योंकि नए आर्मी चीफ़ को आवाम के दरमियान रब्त बढ़ाना होगा, और दूसरा जो बॉर्डर्स की सिचुएशन है, जो इंडिया से हमें धमकियाँ मिल रही हैं उनको भी। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि जी किस तरह से वो अपना इस रोल को प्ले करते हैं। और जो इस वक्त सियासी माहौल जो हमारा बना हुआ है, जिसमें देखा जाए कि इमरान खान अभी पॉलिटिकल एक स्ट्रोक खेला है उन्होंने कि जी हम दोनों असम्बलियों से निकल जाते हैं। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बोला था कि इस पर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार होगा। इस्टेब्लिशमेंट को हम आने वाले दौर में देख सकेंगे कि जी इस्टेब्लिशमेंट किस रुख को जाती है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ देती है, इनके साथ खड़ी होती है, तो ये असम्बली तो बचा लेंगे, लेकिन फिर वो आवाम और उनके दरमियान एक जो पहले से चल रहा है वो फ़ज़ा ना बन जाए, कहीं बनेगी नहीं इंशाल्लाह। मुझे जो आज इनकी जो बॉडी लैंग्वेज से लगा है, क्योंकि वो रूल को बड़ा फॉलो करते हुए नज़र आया। आज उनकी जो इमेजेस देखी हैं मैंने, उसमें उनकी लाइन ऑफ लेंथ, और जनरल बाजवा ने उनको एक मौके पे बगलगीर होने की कोशिश की, तो उन्होंने बड़ा तरीके से ना तो उनको मना किया, ना ही अपनी उससे बाहर निकले। वो तो बड़े डिसेंट तरीके से उनकी सीनियरिटी का भी एहतराम रखा, क्योंकि आपको पता है कि 6 साल बाद अब जाके ये सीट छोड़ रहे हैं, तो वो तकरीबन कोई आसिम मुनीर उनसे 7 साल छोटे हैं। तो चलते हैं जी इमरान खान की तरफ। इमरान खान ने जो जैसे कि बयान दिया हुआ है कि हम असम्बलियों से बाहर निकलेंगे, इसमें सिचुएशन दो तरफ़ा की आ जाती है। दो तरफ़ा इस तरह के अब इस वक्त जो काफली के परवेज़ इलाही हैं वो दो तरफ़ा खड़े हुए हैं। एक तो देखें, अब इलेक्शन की तरफ अगर असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपको पता है कि इमरान खान तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगा, और हुकूमत भी इसमें फंसी हुई है। हुकूमत इस तरह फंसी हुई है कि हुकूमत इसको अगर बचाने की कोशिश कर रही है, अगर बचा ना पाई और असम्बलियाँ टूट जाती हैं, तो ये दोनों जो सूबे हैं इनमें 5 साल के लिए इलेक्शन होंगे। अगले आने वाले जो भी जीतेंगे तो वो अगले 5 साल के लिए होंगे। और ये जो दोनों सूबों की अगर तादाद मिलाई जाए या रकबा मिलाया जाए, तो ये 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा बनता है। यानी कि तकरीबन 12 करोड़ जो है पॉपुलेशन वो है पंजाब की, और तकरीबन 3 से 4 करोड़ जो है वो इस वक्त KPK की है। तो इन दोनों को मिला के तकरीबन कुछ 16 करोड़ बन जाती है, और पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है। तो इमरान खान तो और मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर वो इस तरह करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर तो ये तो एक सेटबैक हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट इस वक्त दो तरफ हर महाज पे फंसी हुई है। कोशिश तो उनकी ये है कि वो बचा लें इसको। अब अगर नहीं भी बचा पाते, इसमें बड़ा कलीदी रोल है परवेज़ इलाही साहब का। देखें, परवेज़ इलाही साहब अभी तक तो खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं इस वक्त। और ये अगर उस वक्त खड़े हो जाते हैं ना, जब ये रिजीम चेंज हो रहा था, तो बात ही कुछ और थी। उस वक्त इतना कुछ बदलता भी नहीं। तो अगर वो खड़े हो जाते हैं और हम इलेक्शन में चले आते हैं PTI, और इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी जीत के आ जाती है, और काफली को तो अगर वो साथ खड़ी रही तो वही 10 सीटें या ज़्यादा से ज़्यादा 15 सीटें मिल जाएंगी। 15 सीटें से तो वो वज़ीर आला तो नहीं बन सकते ना, तो PTI अपना भी वज़ीर आला लाएगी वो, और मजबूत होकर लाएगी, और दोनों सूबों में वो मजबूत भी हो जाएगी। तो अब देखना ये कि और परवेज़ इलाही अगर हटते हैं इससे, तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और इसमें जो परवेज़ इलाही पहले चलते रहे वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलते रहे। अब आने वाले दौर में जो मुझे जो लग रहा है, जो मैं अभी तक कर सका हूँ कि जो बाजवा साहब का जो लगेज है वो बहुत बड़ा है, उसको सैयद मुनीर शाह साहब तो नहीं कैरी करेंगे, उसको नई इस्टेब्लिशमेंट तो कैरी नहीं करेगी, मुझे जो लग रहा है। कैरी कर लिया तो अलग बात है, लेकिन अगर कैरी नहीं करती तो फिर हुकूमत जाती भी नज़र आती है, और वहाँ पे भी एक मुश्किल हो जाएगी परवेज़ इलाही साहब के लिए कि परवेज़ इलाही साहब अगर हुकूमत गिरती है और इमरान खान नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, तो उनके ये वज़ीर आला उनके पास नहीं रहेगी। तो स्टोक तो इस वक्त जो कलीदी है वो दोनों के पास है, सैयद मुनीर शाह
जो कि इस्टेब्लिशमेंट है, नई इस्टेब्लिशमेंट आने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, और परवेज़ इलाही साहब। अब परवेज़ इलाही साहब आगे देखें, अभी तक तो जो मुझे जो उनके बयानात हैं उनसे न लग रहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, और अगर ये इसी तरह इमरान खान के साथ इलेक्शन में जाते हैं तो वही अपनी 15 सीटें, 10-15 सीटें, 10 तो उनकी हैं ही पक्की, 15 सीटें जीत सकते हैं। और अगर इनके अगेंस्ट जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जिस तरह से हालात इमरान खान की फेवर में चल रहे हैं तो वो उनको कुछ मिल सके। और गवर्नर राज के हवाले से बताता चलूँ कि गवर्नर राज अगर लगा भी देते हैं ये, तो वो चैलेंज हो जाएगा अदालतों में। अदालतें, आपको पता है कि ये 2018 में, 2016 में या 16 में या 2008 में या इस तरह कुछ हुआ था, तो उस वक्त भी गवर्नर राज लगाया था जो चैलेंज हो गया था, और 2 महीने से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। अब टाइम फ्रेम भी देखना है कि इस वक्त अगर हुकूमत गिरा देते हैं तो हमें क्योंकि रमज़ान है तकरीबन कोई मार्च के बाद का, तो मार्च में इलेक्शन मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा लेंग ओवर करते हैं तो ये मार्च के बाद, अब रमज़ान के बाद ले जाने की कोशिश करेंगे। और मुझे कोई हर्ज नहीं है अगर इलेक्शन रमज़ान में भी होते हैं, तो क्योंकि इतनी बड़ी इस वक्त जो मुश्किल है पाकिस्तान को, इकोनॉमिकल मुश्किल में फंसे हुए हैं, तो अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अभी NA 240 का इलेक्शन हुआ था, जो बल्दिया कराची वाला था, मैं ख़ुद भी उसमें गया था, तो वो रमज़ान में हुआ था और पार्टिसिपेट किया था लोगों ने। तो देखते हैं अब क्या चलता है। अभी मैं मज़ीद और भी कुछ आपके लिए एक ख़बर और देता चलूँ आपको, वो उससे भी थोड़ा सा एक इशारा मिल जाएगा आपको कि कल जब इमरान खान ने इलेक्शन का असम्बली तहलील करने का बयान दिया, तो उसी वक्त फ़ौरन तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हारून शनवारी का बयान आ गया था कि जी आप जहाँ जहाँ से इलेक्शन सीट्स को खाली करेंगे हम वहाँ पे नया इलेक्शन करा देंगे। आज उनको बरतरफ कर दिया गया है इनके इस बयान से। तो मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट का जो है, नई इस्टेब्लिशमेंट के उसके हवाले से काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। चलते हैं, आप तक के लिए इतना है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।